हेलो, मैं आपका फिटनेस ट्रेनर एंड लाइफ कोच आनंद जायसवाल। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, ये गीता में लिखा है। लेकिन डेफिनेटली आज हम गीता के श्लोकों के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जन्म से मृत्यु के बीच में जो हम सफ़र तय करते हैं, बाल्यावस्था, फिर हम उससे जवान होते हैं, फिर हमारा गृहस्थ जीवन आता है और उसके बाद बुढ़ापा आता है, एजिंग आता है। सो डेफिनेटली जब हम बचपन में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जवान कब होंगे, जब हम जवान होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा फैमिली लाइफ कब शुरुआत होगा, जब हमारी फैमिली लाइफ शुरुआत होती है तो उसके बाद हम ये कभी नहीं सोचते कि हम कितने जल्दी बूढ़े होंगे। सो एजिंग में कोई नहीं जाना चाहता, बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, लेकिन उसके बाद भी हमें उसको फेस तो करना ही पड़ता है क्योंकि वो लाइफ का एक साइकिल है। सो पहले तो ये समझते हैं कि बुढ़ापा आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में है क्या। पहले का बुढ़ापा फिर भी एक जॉइंट फैमिली में गुजारा जाता था जो काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता था। लेकिन आज के टाइम पे जो एजिंग होता है, जो बुढ़ापा होता है, वो आपको अकेले ही सफ़र वो तय करना पड़ता है और वो बहुत ही मुश्किल होता है। सो बुढ़ापा अर्थात अकेलापन, बुढ़ापा अर्थात बद्धापन, बुढ़ापा अर्थात तरह तरह की दवाएं, तरह तरह की बीमारियां, पीठ का दर्द, कमर की जकड़न, कमज़ोर भुजाएं, सफ़ेद बाल, धीमी चाल, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, लड़खड़ाती जुबान, फूलते सांस और कुछ हद तक मैं कहूँ तो एक बहुत ही लाचार इंसान। ये पूरी कविता बन गई, लेकिन ये हकीकत है कि बुढ़ापा इसी तरीके का कुछ हद तक होता है। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन लाइफ का बायोलॉजिकल एज कितना होता है। जनरली ये मैं क्वेश्चन को जब कभी भी किसी से पूछता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है, लोग बायोलॉजिकल एज को नहीं बोलते बल्कि एवरेज एज को बोलते हैं। लाइक जो हम एवरेज लाइफ स्पान आज का है उसको लोग आंसर करते हैं कि 70 to 80 ईयर्स या 65 to 75 ईयर्स, लाइक दैट। सो ये एवरेज बायोलॉजिकल ये एवरेज लाइफ है। मैं बायोलॉजिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक एप्पल को आप पेड़ से तोड़ करके रखें और वो 4 से 5 दिन में खाने के लायक नहीं रहता, वो पिघल जाता है या सड़ जाता है, तो वो उसकी 4 से 5 दिन बायोलॉजिकल लाइफ हुई। तो उस बायोलॉजिकल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजिकल लाइफ कितनी होती है। चलो, ह्यूमन बॉडी के बायोलॉजिकल लाइफ से पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक जेलीफिश है, टाइप ऑफ जेलीफिश, जिसको कि ट्यूरोसिस धोरनी बोला जाता है। इसको इमोरल जेलीफिश भी बोला जाता है। ये अपने लाइफ साइकिल को, ये अपने बायोलॉजिकल लाइफ को रिवर्स करती है। लाइक कोई इसकी बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से फिर से ये बचपन में आती है, फिर से जवान होती है, फिर से बुढ़ापे में जाती है। ये अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यूअस रिवर्स करती रहती है। सो इसका डेथ नहीं होता। इसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च चल रहे हैं कि इसको ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा सके या ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से स्मूथ किया जा सके, लेकिन अभी तक इसके कुछ रिसर्च में बहुत कुछ बाहर आ नहीं पाया है। सो इसको इमोरल जेलीफिश भी कहते हैं कि अपने लाइफ साइकिल को जो रिवर्स करती है, इसके लिए इसको इमोरल जेलीफिश भी बोला जाता है। अभी सेकंड जो एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल है आपने बरसात के टाइम पे, शुरुआती बरसात के दिनों में जैसे बरसात चालू होता है उस टाइम पे एक फ्लाइज़ देखा होगा जिसको कि मे फ्लाई बोला जाता है। मे फ्लाई जो होती है वो आपने काफ़ी ट्यूबलाइट्स और बल्ब के ऊपर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा झुंड में, हज़ारों के झुंड में वो इकट्ठा होती है। उनके पंख टूटते जाते हैं, वो नीचे गिरती है और मर भी जाती है। उसको मारने की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक वो अपने आप उनका डेथ होता भी रहता है। सो उनका जो बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल होता है वो सिर्फ 24 आवर्स का होता है। 24 आवर्स में वो जन्म लेते भी हैं, 24 आवर्स में वो जवान भी होते हैं, 24 आवर्स में उनके पंख भी निकलते हैं, 24 आवर्स के अंदर उनके पंख टूट भी जाते हैं और उनका डेथ भी हो जाता है। तो उसी तरीके से फिर से हम आते हैं ह्यूमन पे कि ह्यूमन की बायोलॉजिकल लाइफ, ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजिकल लाइफ कितनी है। तो आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजिकल लाइफ 130 to 140 ईयर्स है। बट अगर ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजिकल लाइफ 130 to 140 ईयर्स है तो आज के टाइम में हमारा डेथ 70 to 80 ईयर्स के बीच में क्यों हो रहा है। सो इसके ऊपर 3 फैक्टर्स काम करते हैं।
सबसे पहला एयर, कि जो ऑक्सीजन हम इंटेक कर रहे हैं वो ऑक्सीजन आज उतना क्लीन और उतना प्योर नहीं है। जो ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक 2 मिनट से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारा डेथ हो सकता है, वो ऑक्सीजन ही हमें क्लीन नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर मैं आपको एक रिसर्च बताऊंगा कि रिसेंटली करीब 1 साल पहले इज़राइल में एक रिसर्च हुआ था जिसमें 34 लोगों को, जिनका की एज अप्रॉक्सीमेट 65 ईयर्स के आसपास था, उनको ऑक्सीजन चैम्बर्स में, हाई प्रेशर ऑक्सीजन चैम्बर्स में दिन में 2 से 3 बार ले जाया जाता था और उनके ऊपर स्टडीज़ की जाती थी। करीब 2 महीने के बाद उनके जो सेलुलर लेवल पे चेंजेज आए वो इस तरीके का है कि उनका सेल 64 ईयर्स 65 ईयर्स का नहीं बल्कि 30-35 ईयर्स के लोगों में जिस तरीके का सेलुलर स्टेज होता है वो उनके बॉडी में उस तरह के चेंजेस आने लगे थे। एंड वो यंग भी दिखने लगे थे, उनके स्किन भी अच्छी होने लगी थी, उनके जो जॉइंट के पेन थे वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो गए थे, कम हो गए थे, जबकि उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी। एजिंग से रिलेटेड जो फैक्टर्स थे वो सारी चीज़ें उन लोगों के बॉडी में मैनेज हो रहे थे। सो ये प्रूव करता है कि ऑक्सीजन कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले तो जो हमारा लाइफ स्पान था पहले का 130 to 140 ईयर्स, हम फिर से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अभी सेकंड जो फैक्टर है वो है वाटर। वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है और वाटर की प्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको कश्मीर में एक जगह है हमजा, वहाँ पे ले जाना चाहूँगा। हमजा का वाटर आज पूरी दुनिया में बिक रहा है। हमजा के लोगों का जो एवरेज लाइफ साइकिल है वो करीब 100 ईयर्स प्लस है। अगर वहाँ के आप 80 ईयर्स या 85 ईयर्स के किसी पर्सन को आप देखेंगे तो आप उसको 80-85 का नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये पर्सन 50 ईयर्स का ही है, क्योंकि वहाँ के पानी में इतने अच्छे तरीके के जो हमारे बॉडी के मिनरल्स को, जो हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स जो ज़रूरी होते हैं वो सारे मिनरल्स उसमें मौजूद होते हैं। सो अगेन ये प्रूफ होता है कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सो और वो भी प्योर वाटर जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जो आज की लाइफ साइकिल में हमको वो नहीं मिल पाता। हम सिर्फ एक्वागार्ड या फिर मिनरल वाटर में पानी को सिर्फ प्योर करके पीते हैं हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो पानी पीने के लायक नहीं होता है। हमारे सेल्स के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वो नहीं होता है, उसमें ऑलरेडी मिनरल वाटर में सारे मिनरल्स को निकाल लिए जाते हैं। तीसरा है स्ट्रेस। आपके पास अच्छा वाटर भी है, आपको अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई भी मिल रहा है, लेकिन अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम कर देता है। एंड स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आज के फास्ट लाइफस्टाइल में तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ये मेडिकली भी प्रूफ है कि स्ट्रेस अगर होगा तो आपको 50 तरह की बीमारियां होगी, आपकी लाइफ स्पान बहुत लंबी नहीं होगी, स्ट्रेस के कारण आपकी डेथ जल्दी हो सकती है। सो ये 3 चीज़ें हुई जो कि हमारे लाइफ स्पान को काफ़ी छोटा कर चुकी है आज के टाइम में। अभी हम जानेंगे कि एजिंग क्या होता है। तो आज मैं सिर्फ एक ही फैक्टर के बारे में बात करूंगा, वो भी फिज़िकल एजिंग के बारे में, कि फ़िज़िकल एजिंग में स्किन से रिलेटेड कॉस्मेटिक एजिंग की मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो कुछ भी बातें होगी वो फिज़िकल एजिंग से रिलेटेड होगी, कुछ चीज़ें कॉस्मेटिक एजिंग के बारे में होगी, लेकिन फ़िज़िकल एजिंग मेरा मेन मुद्दा रहेगा। सो फिज़िकल एजिंग बेसिकली जो होती है वो आपके लेग से स्टार्ट होती है, आपके एंकल और आपके घुटनों से स्टार्ट होती है। सो अगर आपके घुटने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके नीज़ स्ट्रॉन्ग होंगे और आप नी से जो परफॉर्मेंस होता है, फिज़िकल परफॉर्मेंस, वो अच्छी तरीके से दे पाएंगे, तो नेचुरली है कि आप में एजिंग नहीं दिखेगी। आपके चाल में, आपके फिज़िकल एक्टिविटी में एजिंग का कम प्रभाव पड़ेगा। मसल्स को तो हम जिम में जाकर के स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आपने काफ़ी ऐसे बॉडी बिल्डर्स को भी देखे होंगे जो कि 60-65 के होते हैं और बहुत मस्कुलर बॉडी होती है, लेकिन आपने किसी ऐसे स्प्रिंटर को नहीं देखा होगा जो 65-70 ईयर का है और वो स्प्रिंट बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर एक पर्सन एजिंग के साथ में स्प्रिंट कर सकता है तो वो एजिंग को डिफीट कर रहा है, एजिंग को वो चैलेंज कर रहा है। सो हम इसी के ऊपर आगे बात करेंगे। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, कम से कम 15-20
चीज़ें हैं जिसको कि मैंने एजिंग के लिए निकाला है कि एजिंग को किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। मेरे एजिंग के ऊपर जो वीडियोज़ होंगे वो एंटी एजिंग के नाम से होंगे, एंटी एजिंग चैप्टर 1 चैप्टर 2, और उसमें दूसरे हेडिंग्स भी होंगे कि हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा वो बोन हेल्थ से रिलेटेड होगा। इट मीन्स कि नी और बाकी सब आपके जो जॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड होगा बोन हेल्थ। अगर आप बोन हेल्थ इज़ अ मेजर फैक्टर, आप ऑक्सीजन और वाटर को तो 4000 साल पहले जो कंडीशन में था उस तरीके से प्योर फॉर्म में आप नहीं ले सकते, लेकिन जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं और जो एजिंग के जो मेन फैक्टर्स हैं कि उसको हम कितना डिले कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आज से 4 साल पहले मुझे भी लगता था कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने 2 सालों के अंदर अपने फिटनेस को अचीव किया और एजिंग के फैक्टर्स को मैनेज किया। मैं अच्छी तरीके से ज़मीन पे बैठ और उठ भी नहीं सकता था। आज मैं काफ़ी सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो मैं 25 साल 30 साल पहले जिस रेंज में करता था उस रेंज में आज मैं कर पा रहा हूँ, उतने इफ़ेक्टिवली कर पा रहा हूँ। तो वही चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाना चाहूँगा। अगर आप पूरी तरीके से इसको सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ, आप मुझे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन मैं आपको हर एक वीडियो में जो एजिंग से, एंटी एजिंग से रिलेटेड या रिवर्सल एजिंग से रिलेटेड मेरे वीडियो होंगे उसमें आपको ऐसी मैं बातें बताता रहूँगा जो आपको उसको मैनेज करने में हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो बोन से रिलेटेड, बोन हेल्थ से रिलेटेड, बेसिकली नी जॉइंट से रिलेटेड होगा। और वो सारे प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो नेचुरली है कि आप भी मेरे जैसे अपने जो एजिंग प्रोसेस है उसको करीब 20 to 30 ईयर्स रिवर्स ले जा पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सी।